नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। रतन टाटा, असुधा मूर्ति सहित फंड के नवनियुक्त ट्रस्टी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने पेंशनभोगियों को देश भर में 14,000 से अधिक बैंक शाखाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में तुर्की के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई और पटना से करीब 33 करोड़ रुपए की विदेशी सोने की छड़ें जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू की टाडा अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख मोहम्मद यासिन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया। इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम बल्लेबाजी कर रही है। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम केयर्स फंड द्वारा 4,345 बच्चों की मदद कर रही पीएम केयर्स योजना और इस कोष के विभिन्न प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। ट्रस्टियों ने देश में कठिन समय में इस कोष की उल्लेखनीय भूमिका की भी सराहना की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड को पूरे मन से समर्थन देने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। चर्चा में कहा गया है कि पीएम केयर्स आपात स्थिति में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके लिए राहत सहायता देने के साथ ही पीएम केयर्स रोकथाम और क्षमता बनाने के उपाय भी करता है। बैठक में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी भाग लिया। फंड के नवीन नियुक्त ट्रस्टियों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा ने भी बैठक में भाग लिया। ट्रस्ट ने यह भी फैसला किया कि पीएम केयर्स फंड के परामर्श बोर्ड में जानी मानी हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इनमें भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखाकार राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और टेक फॉर इंडिया के सह संस्थापक इंडिकोर तथा पीरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने आज उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। इस मॉड्यूल में गीगावाट पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए स्वीकृति दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। पहली फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर, सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे और दूसरी वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। इस फैसले से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम होगी, साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत सोलर पीवी मॉड्यूल की प्रतिवर्ष लगभग 65 गीगावाट विनिर्माण क्षमता स्थापित की जाएगी। सोलर पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन के लिए लगभग 94,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है, जिससे प्रतिवर्ष 65 गीगावाट सोलर पावर के लिए फुल्ली इंटीग्रेटेड, पार्शियली इंटीग्रेटेड पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन की क्षमता का सृजन किया जाएगा और लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब्स और लगभग 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर जॉब्स मिल सकेंगी। मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण व्यवस्था के विकास कार्यक्रम में संशोधन को स्वीकृति दी।
श्री ठाकुर ने कहा कि टेक्नोलॉजी नोड में सेमीकंडक्टर फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को भी स्वीकृति दी। इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉजिस्टिक लागत को कम करने और देश में माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जारी किया था। इस नीति का देश के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करने और वर्ष 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 17 लाख रक्षा पेंशन भोगियों को शामिल करने के लिए पेंशन प्रशासन की प्रणाली स्पर्श पहल के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस महीने के अंत तक कुल 32 लाख रक्षा पेंशन भोगियों में से 17 लाख पेंशन भोगियों को स्पर्श के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि शेष पेंशन भोगियों को जल्द ही इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। रक्षा सचिव ने पेंशन निस्तारण में औसत समय लगभग 16 दिनों तक कम होने का उल्लेख किया। मंत्रालय ने कहा है कि समझौता ज्ञापन से 14,000 से अधिक बैंक शाखाओं को सेवा केंद्रों के रूप में शामिल किया जाएगा, ताकि पेंशन भोगियों को प्रोफाइल अपडेट करने, शिकायत दर्ज करने और निवारण, पेंशन भोगी डेटा सत्यापन तथा कई अन्य कार्यों के लिए प्रभावी माध्यम प्रदान किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज गुजरात के गांधीनगर में पार्टी मुख्यालय कमलम में प्रदेश के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अहमदाबाद में प्रोफेसरों के शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शिक्षा में एक महायज्ञ ला करके 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको दी है। ये महायज्ञ, और इसके लिए 5 साल की कठोर तपस्या हुई, कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इन्वॉल्व किया गया और लगभग 12,500 लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व किया गया, जहां से सारे शिक्षकों को, सभी लोगों को इन्वॉल्व करके एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव फिर से स्थापित करने के लिए लगभग 27 अरब रुपए आवंटित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि इसका नाम भ्रष्टाचार जोड़ो यात्रा होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने बताया कि ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर केरल पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केरल में सौर और बार घोटालों जैसे भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। श्री वडक्कन ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का विरोध कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी केरल में इसी नीति का पालन कर रही है। 2G स्कैम से हटकर पार्टनरशिप वहां का, अभी एक्साइज पॉलिसी पर ध्यान देंगे कि दिल्ली में भी एक्साइज पॉलिसी पर एक कनेक्टिविटी है। केरल का जो एक्साइज पॉलिसी का कॉपी पेस्ट है दिल्ली में, कौन किसको क्या सिखाया प्रशिक्षित है इस पर। क्या आम आदमी पार्टी ने केरल से ये कॉपी पेस्ट दिया या कंसल्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है? तो जब भी तो मैं कह रहा हूं ये यात्रा जो है करप्शन जोड़ो है, करप्ट एलिमेंट्स अक्रॉस द कंट्री उनको जोड़ो। UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सौरभ गर्ग ने कहा कि आधार डिजिटल मार्ग है जिस पर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था चल रही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसे चरण में है जहां 100% वयस्क आबादी के पास आधार कार्ड है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि आधार समावेशन का एक साधन है। उन्होंने आधार कार्ड के लाभों को गिनाते हुए कहा कि इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और उचित लाभार्थियों की पहचान में मदद मिलती है। विक्रेताओं ने सरकारी ई मार्केट प्लेटफॉर्म जेम में शामिल होने पर अत्यधिक संतोष प्रकट किया है। इससे उनके व्यवसाय में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ी है। जेम विक्रेता संवाद में कई विक्रेताओं ने कहा कि जेम के माध्यम से उनके व्यवसाय और सकल कारोबार का विस्तार हुआ है। जेम विक्रेता संवाद पत्र सूचना कार्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया। जीईएम सेवाओं के निदेशक विक्रमजीत वर्मा ने कहा कि इस वर्ष के दौरान जीईएम पर सकल कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। न्यू इंडिया
इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Northeast Diary this week, which is the 22nd of September 2022, brings an exclusive interview with Niku Prasad Sa, heading an NGO called Green Squad Team, which is working on the theme Zero Waste Life. Hoping to see you there. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। रतन टाटा और सुधा मूर्ति सहित नवनियुक्त न्यासी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को देश भर में 14,000 से अधिक बैंक शाखाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में तुर्की के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई और पटना से करीब 33 करोड़ रुपए की सोने की छड़ें जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू की टाडा अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया और इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम बल्लेबाजी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के बीच तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुशोलू से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20, वैश्विक व्यवस्था, नैम और साइप्रस जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री ने आज न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय क्षेत्रीय समूह की मेजबानी करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और विश्व के दक्षिणी देशों पर इसके प्रभावों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में G20 के महत्व का भी जिक्र हुआ। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ये समय युद्ध के लिए नहीं, बिल्कुल सही कथन है। कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में श्री मैक्रों ने ये विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में कहा था कि वर्तमान दौर युद्ध के लिए नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलीवान ने भी श्री मोदी के कथन का स्वागत किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन में भेजने की घोषणा की है। श्री पुतिन ने कहा कि देश पर खतरे की स्थिति में अपने लोगों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने का अवसर है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर रूस के खिलाफ परमाणु ब्लैकमेल का भी आरोप लगाया। श्री पुतिन ने कहा कि देश के पास जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार उपलब्ध हैं। श्री पुतिन की घोषणा के तुरंत बाद चीन ने सभी पक्षों से बातचीत और परामर्श से समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीन ने संबंधित पक्षों से बातचीत और परामर्श के माध्यम से संघर्ष विराम का आह्वान किया है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री गिलियन कीगन ने कहा है कि ये चिंताजनक स्थिति है और रूस के राष्ट्रपति की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री शुक्रवार को गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। विभिन्न मुद्दों पर श्रेष्ठ नीतियां तैयार करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिन का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, समेकित हरित अनुमोदन के लिए एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने, परिवेश, वन प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, वन्य जीव प्रबंधन और प्लास्टिक तथा कचरा प्रबंधन जैसे विषयों पर 6 सत्र होंगे। पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि केंद्र सरकार लंपी रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राज्य सरकार को इसे आपदा घोषित करना होगा। केंद्र सरकार इसके लिए हर संभव मदद को तैयार है। श्री बालियान ने जयपुर में कहा कि इस समय पशुओं के लिए संकट का समय है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण किया जाना चाहिए और पशुओं के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाए जाने चाहिए। केंद्र सरकार इसके लिए धन उपलब्ध कराएगी। इस बीच राजस्थान में पशुपालन विभाग पशुओं में त्वचा रोग लंपी पर काबू पाने के लिए गुड पॉक्स टीका लगाने में तेजी लाने को कह रहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि वर्षा का मौसम खत्म होने के बाद इस बीमारी का संक्रमण नियंत्रित हो जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार केंद्र के परामर्श के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप सबसे पहले जोधपुर और बीकानेर संभागों में फैला था। इन संभागों के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पशुओं की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग का दावा है कि अब जोधपुर और बीकानेर संभागों में बीमारी से पशुओं की मृत्यु में कमी आई है, लेकिन अब इसका प्रकोप जयपुर संभाग के जिलों में ज्यादा है। इस रोग के कारण कई जिलों में दूध के संकलन में भी कमी आई है। साथ ही संक्रमण के कारण अपने पशु खो चुके पशुपालकों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करने की मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त छूट देकर इस परियोजना के कार्यान्वयन की भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने भारत रत्न लता दीनानाथ मंगेशकर अंतर्राष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय में विभिन्न सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय भी लिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई और पटना से करीब 33 करोड़ 40 लाख रुपए मूल्य की विदेशी सोने की छड़ें जब्त की हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 65 किलोग्राम वजन की सोने की छड़ों के 394 टुकड़ों की तस्करी पड़ोसी पूर्वोत्तर देशों से की जा रही थी। मंत्रालय ने बताया कि सिंडिकेट आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक कंपनी की घरेलू कुरियर खेप के माध्यम से सोने की छड़ों को मिजोरम से तस्करी करने की योजना बना रहा था। जम्मू कश्मीर में जम्मू की आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधि निरोधक कानून टाडा अदालत ने आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया है। इसमें तिहाड़ जेल अधिकारियों को रुबैया सईद अपहरण मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अक्टूबर पर यासीन को पेश करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने अमरावती के उमेश कोहले हत्याकांड में मुंबई से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की साजिश में सक्रिय भूमिका के लिए वांछित था। अभिकरण ने इस पर 2 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की थी। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई के नवा शेवा बंदरगाह पर 20 टन से ज्यादा हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1725 करोड़ रुपए है। पुलिस ने बताया ये कंटेनर दिल्ली भेजा गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है।
भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में बताता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जन सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिनसे न सिर्फ भारतीय नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन योजनाओं में शामिल हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। केंद्र सरकार अब गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के कामों का उपयोग इस तरह से करने का प्रयास कर रही है कि किसानों को भी इससे आय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुधार की गति को तेज करने और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की थी। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। देश का गरीब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है। उससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्च में सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। पीएम किसान केंद्रीय क्षेत्र की वो योजना है जो 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि का उद्देश्य गली कूचों में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचने वाले ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को किफायती दरों पर ऋण प्रदान करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो देश के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इन कदमों का उद्देश्य जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के लाभकारी अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और शिक्षित बनाना है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है।
आकाशवाणी समाचार के स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आज मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर रोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। फोन इन कार्यक्रम में मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र धमीजा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 01123421764 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlert #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने कहा है कि झारखंड में 3 दशक से माओवादियों का गढ़ रहा बूढ़ा पहाड़ अब उनके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त करा लिया गया है। वाम उग्रवाद पर सुरक्षा बलों की सफलता के बारे में श्री सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि अब बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों का स्थायी शिविर बना लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कई अभियान चला रही है। वाम उग्रवादियों के विरुद्ध विभिन्न अभियानों के दौरान कुल 578 माओवादी पकड़े गए या उन्होंने समर्पण किया है। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का आज सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राजू श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी थे। उनका जन्म कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र में हुआ था। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान वो राजनीति में आए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,457 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,718 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 79 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोना 49,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 57,390 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी और ब्रेंट कच्चे तेल की वायदा कीमतें $92.35 प्रति बैरल के आसपास रही। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नेहरू युवा केंद्र संगठन के 14,000 युवा स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम युवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रशिक्षित स्वयंसेवक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के पंच प्रण के लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से युवाओं को उद्योग जगत की जरूरतों के लिए तैयारी करने में कौशल और ज्ञान प्राप्त होगा। इससे विश्व की सबसे बड़ी कुशल श्रम शक्ति बनाने में मदद मिलेगी। महिला क्रिकेट में कैंटरबरी में इंग्लैंड के साथ दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 41 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। इस बीच महिला एशिया कप के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई। हरमनप्रीत कौर को कप्तान जबकि स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में जेमिमा रॉड्रिग्स की वापसी हुई है। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड और मलेशिया शामिल हैं। भारतीय टीम 1 अक्टूबर से श्रीलंका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। फाइनल मैच 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। रतन टाटा, सुधा मूर्ति सहित नवनियुक्त न्यासी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने पेंशन भोगियों को देशभर में 14,000 से अधिक बैंक शाखाओं के माध्यम से जोड़ने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में तुर्की के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
राजस्व खुफिया निदेशालय ने दिल्ली, मुंबई और पटना से करीब 33 करोड़ रुपए की सोने की छड़ें जब्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात में राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू की टाडा अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रमुख यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया और इंग्लैंड के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय महिला टीम बल्लेबाजी कर रही है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।